हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रुशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि यह सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2016 में पूछा जा चुका है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कन्वेंशनल तरीके से 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 डिग्री, इट्स हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। तो जब फिगर के साथ पूछा जाएगा तो उस केस में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी रहेगी सर, और बिना फिगर के भी पूछा जाएगा तो भी एनालिसिस बहुत इजी रहने वाली है। और यह भी जान लो कि जब यह सवाल 2016 में आया था सर तो बिना फिगर के ही आया था। तो यहां पे सबसे पहले यह सीख लेते हैं कि सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब हमारी मर्जी है कि हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल सर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर ले, या फिर सर इस तरीके से ड्रॉ कर ले, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, कैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, प्योरली आपकी चॉइस है। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पे प्रिंस सर ने अपने राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वाले वर्टेक्स पे क्रिएट किया है। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल के परिवार वालों ने ट्रायंगल का नाम नहीं रखा है, यानी कि ट्रायंगल का क्या नाम रखना है सर ये प्योरली हमारी मर्जी हो जाती है। हम चाहे अपने ट्रायंगल को ट्रायंगल एबीसी बुला सकते हैं, ट्रायंगल पीक्यूआर बुला सकते हैं, ट्रायंगल एक्सवाईजेड बुला सकते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं। तो अगेन मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब मुद्दा यह है सर कि ट्रायंगल के वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, या फिर हम किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी भी वर्टेक्स को बी, किसी भी वर्टेक्स को सी बोल सकते हैं। तो कल ही के लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई थी। मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी सवाल को पढ़ के अगर आपको समझ में आ रहा है कि सवाल आपको ट्रायंगल का नाम नहीं बता रहा, आप खुद से ट्रायंगल का कोई नाम अज्यूम करके काम कर रहे हो, इस टाइप के हर सिचुएशन में ट्रायंगल के वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी भी वर्टेक्स को कुछ भी बुला सकते हो। और यही सेम कहानी इस सवाल में भी दिख रही है, क्योंकि यहां पे भी सवाल ने ट्रायंगल का नाम नहीं बताया था, हमने खुद से बिल्कुल रैंडमली ट्रायंगल का एक नाम अज्यूम कर लिया, यानी कि सर यहां पे भी ट्रायंगल के वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी भी वर्टेक्स को कुछ भी बुला सकते हैं। तो इस पॉइंट के हिसाब से मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इस वाले वर्टेक्स से शुरू करता हूं, इसको ए बोल देता हूं, इसके बाद इसको बी बोल देता हूं और इसको सी बोल देता हूं। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं बुक के फिगर में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ऑब्जर्व कर रहे होगे सर कि बुक का भी बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का फिगर बना है। तो पूरी एनालिसिस बुक के फिगर में ऑब्जर्व करेंगे, फटाफट फिगर को नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर? अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा। तो सवाल को पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मेनली सवाल के अंदर 2 गिवन डेटा है। कौन कौन सा गिवन डेटा है सर? तो सबसे पहले सवाल ने आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का
पेरीमीटर बताया है जो कि 60 सेंटीमीटर के बराबर है। सबसे पहले गिवन डेटा में सवाल ने आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताया है जो कि 60 सेंटीमीटर के बराबर है। इस बात को लिख लेते हैं सर। तो हमें अपने ट्रायंगल का पेरीमीटर बताया गया है जो कि 60 सेंटीमीटर के बराबर है। और दूसरा गिवन डेटा क्या है सर? तो सवाल ने इस गिवन डेटा के साथ साथ आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस भी बताया है जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये जो दूसरा गिवन डेटा है इसको भी फिगर में फटाफट तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है सर AC हाइपोटेनियस का काम कर रहा है जिसकी लेंथ सवाल ने बता दी है 25 सेंटीमीटर। इसको हमने अपने फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। तो सवाल में जो भी गिवन डेटा की बात हो रही थी उसको रिप्रेजेंट करके लिख लिया है सर ताकि हमारी एनालिसिस बिल्कुल इजी रहे। अब देखो फाइनली सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। तो फाइनली सवाल आपसे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो कभी भी अगर किसी ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करनी होती है तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि सबसे पहले ट्रायंगल के एरिया वाले सबसे सिंपल फॉर्मूले पे सोचिए जो कि होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट वाला फॉर्मूला। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यह फॉर्मूला तो बिल्कुल सीधे सीधे काम करता है, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अगर फिगर के हिसाब से अपने इस फॉर्मूला पे बात की जाए तो ट्रायंगल का एरिया क्या बता देंगे? तो तुरंत फिगर के हिसाब से हम बोल देंगे सर कि एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, तो फिगर में बेस का काम कौन कर रहा है सर? AB कर रहा है, तो हाफ इंटू AB इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट का काम कौन कर रहा है सर? BC कर रहा है, यानी कि हाफ इंटू AB इंटू BC। तो कुल मिला के अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि अगर मुझे अपने टारगेट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे AB भी पता होना चाहिए, मुझे BC भी पता होना चाहिए। जब तक ये दोनों लेंथ पता नहीं होंगे तब तक मैं अपने ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकता हूं। तो क्या मुझे AB पता है? नहीं सर। क्या मुझे BC पता है? अगेन नहीं सर। यानी कुल मिला के अब मुझे यह बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एरिया निकालने के लिए जो दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए सर, उन दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो सर ये जो पूरा सवाल का स्ट्रक्चर है इसको पढ़ते ही आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होनी चाहिए, क्योंकि यह सवाल पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स रिजल्ट से ज्यादा एक लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आने वाला वर्ड प्रॉब्लम है। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या हमने इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व नहीं किया था सर? लीनियर क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में बिल्कुल किया था। तो इस सवाल को पढ़ते ही आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होनी चाहिए सर कि ये पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स रिजल्ट से ज्यादा एक लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल है सर। कैसे समझेंगे सर ये वाला सवाल है? तो बहुत आसानी से यहां पे क्लियर हो रहा है कि कैसे समझेंगे कि ये चैप्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं सर। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे अपने ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए और इन दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो दो अननोन है, तो दो अननोन के लिए क्या करेंगे सर? दो वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लो इनमें से किसी एक को बिल्कुल रैंडमली मैंने वेरिएबल x मान लिया, दूसरे वाले को बिल्कुल रैंडमली मान लो मैंने वेरिएबल y मान लिया सर। तो इस चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। तो मैंने AB को x सेंटीमीटर का मान लिया है सर, और मैंने यहां पे BC को y सेंटीमीटर का मान लिया है। आप चाहते कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी थी। PQ यूज कर लेते, WX यूज कर लेते, कुछ भी यूज कर लेते सर वेरिएबल के तौर पे। तो यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, दोनों में से कुछ भी मालूम नहीं है, यानी कि कुल मिला के दो अननोन है। तो दो अननोन के लिए मुझे दो वेरिएबल्स को असाइन करना पड़ेगा। हमने असाइन कर दिया। अब दो वेरिएबल्स असाइन करने का मतलब यह है सर कि मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, और दो वेरिएबल्स की वैल्यू पाने के लिए हम यह भी बहुत श्योरिटी के साथ कह सकते हैं सर कि दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम यह भी बोल सकते हैं सर कि सवाल मुझे जरूर दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आएंगे, जिनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो सब कुछ बिल्कुल सीरीज में, बिल्कुल ऑर्डर में हमें क्लियर हो रहा है। और मुझे ऑब्जर्व भी हो रहा है सर कि यहां पे दो इक्वेशंस को फ्रेम करने के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी की गई है, एक पेरीमीटर वाली इंफॉर्मेशन, एक हाइपोटेनियस वाली इंफॉर्मेशन। तो फटाफट तरीके से इन इंफॉर्मेशंस की मदद से सबसे पहले इक्वेशंस को फ्रेम कर लेते हैं। तो पहले इतनी चीजों को जो बोर्ड पे लिखी है नोट डाउन कर लीजिए सर। तो इक्वेशन फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वाले इंफॉर्मेशन की मदद से इक्वेशन फ्रेम करते हैं सर। तो पेरीमीटर मुझे गिवन है 60 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है सर? तो मेरे ट्रायंगल के सारे साइड्स का जो सम हो जाएगा, सारे साइड्स के लेंथ का जो सम हो जाएगा, वही पेरीमीटर के बराबर होगा। तो यहां पे इक्वेशन फ्रेम करते हैं सर। तो मुझे गिवन है पेरीमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर, और फिगर के हिसाब से पेरीमीटर यहां पे हो जाएगा सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये किसके बराबर सर? 60 सेंटीमीटर के बराबर। आगे बढ़ते हैं सर यहां पे। तो ए बी को हमने x सेंटीमीटर का माना है यानी कि x प्लस, बी सी को y सेंटीमीटर का माना है यानी कि y प्लस, ए सी की लेंथ सवाल ने मुझे बता दी है सर कितनी? 25 बराबर यहां पे कितना हो गया? 60। तो इस नंबर को इस तरफ भेज देते हैं सर। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 25। 60 माइनस 25 कितना हो गया सर? 35 हो गया। तो x और y के टर्म में एक इक्वेशन मेरे आंखों के सामने है। फटाफट इसे नोट डाउन करें सर। तो इसी इंफॉर्मेशन के नीचे इस इक्वेशन को यहां पे लिख लेते हैं सर कि x प्लस वाई बराबर 35। ये एक इक्वेशन निकल के आ रही है। अब दूसरे इंफॉर्मेशन की मदद से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो आप तुरंत कहोगे सर ये वाली इंफॉर्मेशन तो पहले में ही इस्तेमाल हो गई। अरे दिमाग लगाइए भैया, यहां पे क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि कुल मिला के साइड के टर्म में कहानी चल रही है, और पाइथागोरस हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक इक्वेशन साइड के टर्म में इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है। हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर दुनिया के किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के टर्म में चर्चा चल रही होगी तो पाइथागोरस से एक इक्वेशन हम जरूर से निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड के टर्म में चर्चा चल रही है सर, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पे लिख लेंगे कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर यानी कि 25 का जो स्क्वायर हो जाएगा ये किसके बराबर होगा सर? तो बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर सीधे याद होना चाहिए 625। मैंने आपको कई बार बोला है 25 तक का स्क्वायर आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखिए जहां पे 10 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो यहां पे सर x और y के टर्म में दूसरी इक्वेशन भी निकल के आ गई है। इसको यहां पे लिख लेते हैं सर। तो दूसरी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ रही है। फटाफट नोट डाउन कर लो। तो सिंपल सा फंडा है सर, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ने के ना दो मेथड, दो रास्ते। जो सबसे पहला वाला रास्ता मैं आपको बताऊंगा वो रास्ता 90% लोगों का अप्रोच रहेगा। 100% लोगों में से ये जो पहला रास्ता मैं आपको बताऊंगा वो 90% लोगों का अप्रोच रहेगा। उसके बाद जो रास्ता बताऊंगा वो सिर्फ 10% लोगों का अप्रोच रहेगा। तो पहले 90% स्टूडेंट्स का अप्रोच देख लेते हैं, अपना पहला मेथड देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यानी कुल मिला के मुझे इन दो इक्वेशंस को कर देना है, सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि ये वाला एक लीनियर इक्वेशन है जबकि ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कभी भी अगर मुझे एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होता है तो याद करिए मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था सर कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का सबसे सिंपल स्ट्रेट अवे तरीका यह होता है कि आप लीनियर वाले इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख लीजिए और उसको अपने क्वाड्रेटिक वाले में जाके रिप्लेस कर दीजिए। इससे आपके पास एक फुल क्वाड्रेटिक की कहानी एक ही वेरिएबल के टर्म में आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उससे आपके दूसरे वेरिएबल की भी फाइनली वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है
जहां पे एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा हो, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन की मदद से काम करो। और सब्स्टिट्यूशन भी कैसे करते हैं? तो लीनियर की मदद से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि लीनियर वाली इक्वेशन की मदद से आप एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करते हो और उसे अपने क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हो, जिससे पूरे इक्वेशन की कहानी एक ही वेरिएबल के टर्म में आ जाए और चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए, जिससे फाइनली दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी सर। तो जो यहां जानते हैं फटाफट तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। तो ये रहा सर हमारा लीनियर वाला इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है, या तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या y को x के टर्म में। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देता हूं सर। तो यहां से मैं बोल दूंगा x बराबर 35 माइनस वाई। अब इसको यहां पे x की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो x के बदले इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा सर यहां पे 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 625। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। मैंने सर यहां पे x के बदले इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में चेंज हो गया है सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि पूरी इक्वेशन y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक आने वाली है सर। सॉल्व करके देखते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है सर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू वाई। आगे क्या है सर? प्लस वाई स्क्वायर बराबर लास्ट में 625। अब 35 का स्क्वायर क्या होगा? तो अगेन याद करिए, जो भी नंबर 5 पे एंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालने का सीधा मैंने आपको ट्रिक बताया। ट्रिक की मदद से सीधे बोल देंगे इसका स्क्वायर आ जाएगा सर 4 3 12, यानी कि 1225। चाहो तो चेक कर लो। क्या ट्रिक थी नहीं बताऊंगा, मेरे लेक्चर में जाइए, मेरे उन वीडियो को, ट्रिक वाली वीडियो को देखिए, आपको मिल जाएगा। स्क्वायर निकालने वाला ट्रिक का वीडियो देखिए, वहीं पर मैंने इस वाली बात को बताया था सर। आगे बढ़ते हैं। प्लस यहां पे वाई स्क्वायर माइनस 35 टू जा 70 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहां पे 625 हो जाएगा सर। तो यहां पे अब टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया 2y स्क्वायर। इसके बाद है सर माइनस 70y। अब इस नंबर को इस तरफ बुला लेते हैं सर, तो 1225 माइनस 625 करेंगे, क्या हो जाएगा? 25 से 25 खत्म हो जाएगा, 1200 में से 600 जाएगा, प्लस 600 बचेगा, इतना बराबर 0। तो हमारे पास सर y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक आ चुका है, इसी को सॉल्व करना है। अब यह चीज फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, क्योंकि तीनों टर्म से मुझे 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है सर। कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस यहां पे 300 बराबर 0। तो अल्टीमेटली मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल के आ रही है सर? तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 300 बराबर 0। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा सर। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको सॉल्व करने के सर 2 रास्ते, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा लो, आपकी मर्जी है क्या लगाना चाहते हो। तो यहां पे सिंपली मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगता हुआ दिख रहा है। कैसे? ध्यान देना, मुझे दिख रहा है सर कि ये जो 300 है इसको मैं 20 इंटू 15 के फॉर्म में बोल सकता हूं। तो 20 15 जब 300 हो जाएगा, और 20 और 15 के कॉम्बिनेशन की मदद से 35 भी आ जाएगा सर। अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे डायरेक्टली स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से लिख लेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 15y प्लस 300 बराबर 0। अगर आपको यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पे अब क्या कर लेते हैं, चीजों को अरेंज कर लेते हैं सर। तो यहां से y को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 20। आगे माइनस 15 को कॉमन ले लेंगे तो अगेन y माइनस 20 बराबर यहां पे 0। नीचे वाला स्टेप हो गया सर y माइनस 20 इंटू y माइनस 15 बराबर 0, यानी y की 2 वैल्यू आती हुई दिख रही है। तो यहां से सर y माइनस 20 बराबर 0, यानी कि y बराबर 20 सेंटीमीटर। तो y की एक वैल्यू आ गई सर। यहां से सॉल्व करेंगे तो y माइनस 15 बराबर 0, यानी कि y बराबर 15 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू आती हुई दिख गई सर। तो यहां पे 2 सॉल्यूशन ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब इन सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग x की भी वैल्यू देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले वाले सोल्यूशन के लिए x की वैल्यू देखते हैं सर। तो x से 35 माइनस वाई यानी कि इसके हिसाब से x क्या हो जाएगा सर? तो 35 माइनस वाई यानी कि 20, 35 माइनस 20 क्या हो गया सर? 15 सेंटीमीटर हो गया सर। तो इसके हिसाब से x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। इस सॉल्यूशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सॉल्व करने की जरूरत है क्या? सीधे जवाब दो, क्या हो जाएगा? बिना सॉल्व किए मुझे पता लग रहा है सर कि यहां पे x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। चाहो तो सॉल्व करके देखो, 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। अब समझना बात को। तो कुल मिला के सर देखने में ये अलग अलग सोल्यूशन जैसे दिख रहे हैं, है एक ही सोल्यूशन। कुल मिला के ये सोल्यूशन का सेट क्या बोल रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपको अलग अलग सा सोल्यूशन का सेट दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये सिंपली ये बोल रहा है कि आपका ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स हैं, उनमें से एक 15 सेंटीमीटर का है, एक 20 सेंटीमीटर का है। दैट्स इट। ये सिंपली मुझे इतना बोल रहा है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स हैं, उनमें से एक 15 है, दूसरा 20 है। दैट्स इट। तो अलग अलग से इधर एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन मैंने आपको बोली ना, इस सॉल्यूशन के बाद आप सीधे लिख लेना, यानी इस सॉल्यूशन के बाद आप नीचे सीधे लिख लेना कि बोथ द सॉल्यूशंस। लिख के दिखा देता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लो। लिख के ही दिखा देता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लो। आप बस इतना लिख लेना सर यहां पे, बोथ द सॉल्यूशंस सजेस्ट दैट for the given right angle triangle, other than the hypotenuse, the two sides are of the length 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है आपको, सीधे इस सोल्यूशन के बाद इतना लिख देना है सर। यही तो समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली दोनों सोल्यूशन क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहा है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स हैं, उनमें से एक 15 सेंटीमीटर का होगा, दूसरा 20 सेंटीमीटर का होगा। दैट्स इट सर। इस बात को लिख लिया। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। अब फाइनली यहां पे मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो फाइनली मैं बोल दूंगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या बोल देंगे सर? तो हाफ इंटू, एक है 15 सेंटीमीटर, एक है 20, तो हाफ इंटू 15 इंटू 20। और भैया यूनिट लिखना ना भूले, बहुत मेहनत का काम नहीं है यहां पे यूनिट लिखना भूल जाते स्टूडेंट्स, मैंने ऑब्जर्व किया है। आधे नंबर तुरंत उड़ा देगा एग्जामिनर। पूरा सही बनाओगे, यहां यूनिट लिखना भूल गए, आधे नंबर उड़ा देगा। तो सेंटीमीटर में कहानी चल रही है, यानी कि एरिया की यूनिट हो जाएगी सर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लो यहां पे, 2 10 जा 20 हो गया सर। कुल मिला के यहां पे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल के आ रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर ले। क्लियर है सर? आसान सा सवाल था। अब ये था मेथड नंबर 1, जो कि 90% जनता का अप्रोच रहेगा। अब जो बताऊंगा वो मेथड नंबर 2 सिर्फ 10% जनता का अप्रोच रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इसी 10% जनता में रहें, क्योंकि मेथड नंबर 2 इससे भी ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसी वजह से देखो मैं तुमको समझाता हूं कि मैथ्स में एक सवाल तुम बना पा रहे हो वो टैलेंट नहीं है, एक सवाल को तुम कई तरीके से बना पा रहे हो वो टैलेंट है। और वो टैलेंट डेवलप कैसे होगा सर? तो क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की मदद से, और जो भी कहानी समझाता हूं, जो भी चीजें आपको फॉलो करने के लिए कहता हूं वो करो, आप में भी वो टैलेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि मैथ्स में वो अच्छा नहीं है जो एक सवाल को बना पा रहा है। मैथ्स में वो इंसान बेहतर है जो कि एक सवाल को कई तरीकों से बनाना जानता है, बिल्कुल इक्वली इफिशिएंट तरीके से। क्लियर हो गया सर यहां पे? अब देखो दूसरा मेथड कैसे सोचेंगे, बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना। पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। तो इक्वेशन तक की तो कहानी यही रहने वाली है सर। अब देखो दूसरा मेथड कैसे काम करेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल सटीक तरीके से सोचेंगे तो समझिएगा बात को। सर सवाल का टारगेट क्या है? देखो सवाल का टारगेट होता है, इस सवाल का टारगेट क्या है? तो कहोगे सर सवाल का टारगेट एक्स और वाई निकालना नहीं है, सवाल का टारगेट एरिया निकालना है। क्या सवाल ने यहां पे आपसे यह पूछा है
कि राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स है उनकी लेंथ बताइए। कहोगे नहीं सर, सवाल ने क्या पूछा है, टारगेट पे फोकस करो। तो कहोगे सर सवाल ने एरिया पूछा है, यानी कि सर अगर मुझे एरिया के लिए अपने फिगर के हिसाब से सोचना है तो क्या बोल दूंगा एरिया, तुरंत कह दोगे सर कि मेरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा फिगर के हिसाब से हाफ इंटू बेस, मैंने ए बी को माना है 1 सेंटीमीटर का, यानी कि हाफ इंटू एक्स इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट मैंने बीसी को माना है सर y सेंटीमीटर का, यानी कि इंटू वाई, यानी कुल मिला के सर एरिया हो जाएगा हाफ एक्स वाई, यही हो जाएगा सर। तो मुझे यहां पे रियलाइज हो रहा है सर कि अगर मैं x इंटू वाई निकाल लेता हूं मेरा काम हो जाएगा। मुझे यहां पे सिंपल तरीके से अब ये रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं x इंटू वाई निकाल लेता हूं सर मेरा काम हो जाएगा। ना अलग से x निकालने की जरूरत, ना अलग से y निकालने की जरूरत। मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, तो मुझे एक्चुअली ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए x इंटू वाई निकाल लेना है सर, दैट्स इट। अब इन इक्वेशंस को देखिए और सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे आप भी जोर डालिए और मेरे को बताइए, इनकी मदद से कुछ दिमाग लगा के क्या x इंटू वाई निकाल सकते हो? सोचिए थोड़ी देर। तो यहां पे अगर आप सोचेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि सर यहां पे इनकी मदद से x इंटू वाई निकालने के दो रास्ते हो सकते हैं। सर कितने रास्ते? अगेन यहां से x इंटू वाई निकालने के दो रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि एक इक्वेशन में x प्लस वाई है, दूसरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो तुरंत मेरा दिमाग चल रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर में 2xy का टर्म आता है, और 2xy में से कुल मिला के मुझे x इंटू वाई ही तो चाहिए सर। तो मुझे यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है काम हो जाएगा। अब सबसे पहले मेथड नंबर 1 से देखते हैं काम कैसे होगा, ध्यान से सुनना। तो मुझे यहां पे समझ में आ रहा है सर, ये वाला जो लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। ब्रेक डाउन करेंगे फॉर्मूले को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और मुझे इस ब्रेक डाउन में इसी xy वाले टर्म की जरूरत है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले से। तो जो समझ में आया फटाफट तरीके से कर लेते हैं। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है सर x प्लस वाई बराबर 35। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे यहां पे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहां पे 35 का स्क्वायर हो जाएगा सर। LHS में क्या हो जाएगा, तो LHS में x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर RHS में 35 का स्क्वायर। सीधे ट्रिक से स्क्वायर निकाल लेंगे सर, लास्ट में 25 4 3 12 यानी कि 1225 हो जाएगा सर। और ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है सर, इसके बदले यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले यहां पे 625 लिख लेंगे प्लस 2xy बराबर 1225 हो जाएगा सर। तो इस xy वाले टर्म को अकेला कर लेते हैं, उसके लिए इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा सर 2xy बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो 600 बचेगा। कितना बचेगा सर, यहां पे 600 बचेगा। तो 2 से अगेन कैंसिल हो जाएगा 300 टाइम्स में, यानी कि मैंने निकाल लिया है सर x और y का प्रोडक्ट आ रहा है 300। और यही तो निकालना था सर, क्योंकि अब मैं सीधे सीधे अपने ट्रायंगल का एरिया बोल सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि फिगर के हिसाब से हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सर, तो हाफ इंटू 300 यानी कि यहां से 150, तो कुल मिला के 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेम आंसर ज्यादा आसान तरीके से आया है, मतलब क्वाड्रेटिक वाली पूरी मेहनत से बच गए, उतना टाइम आपने बचा लिया और नंबर तो उतने ही मिलने हैं। पहले मेथड से भी बनाएगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे सही बनाने पे, इस मेथड से भी बनाओगे तो 2 ही नंबर मिलेंगे सही बनाने पे सर। तो आप लोग इसी दूसरे वाले मेथड से बनाने की कोशिश करना, आप लोग इसी 10% जनता में रहने की कोशिश करोगे सर। क्लियर है? अच्छा मेथड था, बिल्कुल बढ़िया मेथड से सर, फटाफट नोट डाउन करो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था सर कि यहां पे भी x इंटू वाई का प्रोडक्ट निकालने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपने यहां पे देख लिया, अब दूसरा रास्ता दिखाता हूं, ध्यान से सुनना दूसरा रास्ता कैसे काम करेगा। पहले उसके लिए इसको रब कर देते हैं, यहां पे यहां से इसको रब कर दिया, यहां से इसको रब कर दिया। अब ध्यान से सुनना दूसरा रास्ता कैसे काम करेगा, बिल्कुल ध्यान से।
तो इक्वेशंस यही है सर, कुल मिला के इनके मदद से मुझे x और y का प्रोडक्ट ढूंढना है। अब देखो मैं एक और तरीके से कैसे ये प्रोडक्ट ढूंढ सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो याद करिए मैंने आपको यहां पे एक और फॉर्मूला कई बार बताया है कि कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो इस चीज को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। याद करिए मैंने आपको ये वाली चीज बताई है कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार जब हमें रिवर्स जाना होता है सर तो हम ऐसे जा सकते हैं, और ये चीज बिल्कुल सही लिखी, आप चाहो तो वेरीफाई कर लो। यहां पे अगर ब्रेक डाउन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, माइनस 2xy से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। तो जिनको भी याद है उनको समझ में आ रहा होगा कि सर अब क्या करने वाले हैं। जिनको याद नहीं है, जिनके लिए ये नया था, कृपया करके कॉपी पे नोट डाउन कर लें कि ऐसे रिवर्स भी जाया जा सकता है। तो ये रिवर्सल वाले फॉर्मूले को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। सर ये कहानी सभी को क्लियर हुई? क्या बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अब देखो इस रिवर्सल वाले फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करता हूं। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले यहां पे 625 लिख लिया बराबर। अब देखो x प्लस वाई की भी वैल्यू पता है, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो इसकी वैल्यू पता है यहां पे सर 35 का स्क्वायर हो गया यहां पे, यानी कि इतना माइनस 2xy। अब इस वाले टर्म को इस तरफ बुला लेता हूं, इसको इस तरफ भेज देता हूं सर। तो ये हो जाएगा यहां पे 2xy बराबर, यहां पे सर है 35 का स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा सर यहां पे माइनस 625। अब देखो कैलकुलेशन यहां से आगे बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका, ट्रिक लगा के यहां पे स्क्वायर निकाल लो, घटा लो तब निकाल लो। एक दूसरा तरीका देखो, मुझे पता है सर कि 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है, मुझे क्लियरली ये वाली बात पता है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक डाउन कर दो, तो ए प्लस बी यहां पे हो जाएगा सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा सर यहां पे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2xy बराबर 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, इंटू आगे कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। तो यहां पे सर 230 जा 60, यानी कुल मिला के xy बराबर 300 आ रहा है। और मुझे फाइनली एरिया निकालना था, एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया बराबर हाफ xy, यानी कि सर हाफ इंटू x इंटू वाई का प्रोडक्ट है 300, तो कुल मिला के 150 टाइम्स जा, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल सिंपल है सर, लेकिन सवाल के अंदर सीखने वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। तो ये रहा सर हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच सवाल को सॉल्व करने का। अब अगर मान लो यही सवाल हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, तब कैसा पूछा जाएगा, समझना बात को यहां पे। तो देखो कैसे वो पूछेगा, यहां पे ध्यान से समझना। पहले तो इतना जान लेना कि अगर ये सवाल एमसीक्यू में आएगा तो डायग्राम आपको नहीं देगा, ये चीज याद रखना, डायग्राम आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा। एक बार आपने डायग्राम अज्यूम कर लिया तो सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा सर, कि यहां से लेकर सवाल आपको यहां तक लिखेगा, इसके बाद बोल देगा कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दे देगा, ए बी सी डी। मान लो पहला ऑप्शन दे देगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन मान लो दे देगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे देगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दे देगा 150 मीटर स्क्वायर, ऐसे दे देगा सर। अब देखो मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर एग्जामिनर को फंसाना रहेगा तो वो जानबूझ के आपको इस टाइप के ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब देखो अगर मान लो तुम हल्की सी भी कैलकुलेशन में गलती करोगे तो या तो ये आंसर आ जाएगा या फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सटीक बनाओगे तभी ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखो सही आंसर निकालने के बाद भी बहुत सारे ऐसे धुरंधर होंगे जो कि हड़बड़ी में यूनिट का ध्यान नहीं देंगे और गलती से इसको टिक करके आ जाएंगे। तो देखो छोटी छोटी चीजों पे सवाल फंसा सकता है, फंसने का नहीं, ये बात यहां पे याद रखना। तो अगर यही सवाल एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाता है सर तो इस तरीके से पूछा जाएगा। फटाफट इस फॉर्मेट को यहां पे नोट डाउन कर लो और इन ऑप्शंस के लिए जो एक्सप्लेनेशन आपको दी वो आप नीचे में लिख भी लेना, बहुत जरूरी है। तो इसके साथ अब मैं फाइनली कह सकता हूं कि सवाल की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई भी डाउट नहीं कर लग रहा है, कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट है सर
तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके आपको ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। मैग्नेट ब्रेन्स ये फ्री फील करता है कि एजुकेशन एक बेसिक नीड है जो कि हर स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए काम कर रहा है, बस आपको अपने साइड से एक छोटी चीज बना के रखनी है और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। आप अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें। हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।